नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। राजा भोज एयरपोर्ट पर उतरी है इंडिगो एयर की फ्लाइट। हवाई यात्रा करते समय यात्री की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, जिसके चलते फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। यात्री को सांस लेने में तकलीफ हुई। फ्लाइट की अचानक भोपाल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। उसके बाद राजा भोज एयरपोर्ट पर फ्लाइट से उतारकर यात्रियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट से मुंबई से लखनऊ जा रहा था यात्री। इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट यात्री को उतारने के बाद लखनऊ के लिए रवाना हुई। तो राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है फ्लाइट की। यात्री की तबीयत खराब होने के चलते फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। मुंबई से लखनऊ हवाई सफर करते समय विमान में ही, फ्लाइट्स में ही यात्री की तबीयत खराब हो गई थी। यात्री को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिसके चलते इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। अधिक जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। मनोज राठौर जुड़ गए हमारे साथ लाइव। मनोज, अक्सर हम देखते हैं कि अगर जब किसी भी पैसेंजर यात्री की तबीयत खराब होती है तो ऐसी कंडीशंस में इमरजेंसी लैंडिंग होती है फ्लाइट्स की। जी बिल्कुल, क्योंकि प्राथमिक तौर पे उपचार किया गया था फ्लाइट में, लेकिन ठीक नहीं होने के कारण लगातार सांस लेने में दिक्कत आ रही थी यात्री को। यही कारण है कि फ्लाइट के क्रू मेंबर ने ये फैसला लिया और उसके बाद लखनऊ ना जाके ये फ्लाइट जो है इमरजेंसी लैंडिंग इसकी भोपाल एयरपोर्ट पे कराई गई और भोपाल एयरपोर्ट पर तत्काल इमरजेंसी सिस्टम के जरिए अस्पताल पहुंचाने का काम जो है वो किया गया। फिलहाल अभी अस्पताल में यात्री भर्ती है, हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हालांकि कुछ समय तक के लिए ये फ्लाइट रोकी गई थी एयरपोर्ट पर, लेकिन उसके बाद इस फ्लाइट को लखनऊ के लिए रवाना कर दिया गया। ठीक है मनोज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ और खबरों पर भी हम आपसे जानकारी देंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनआईए ने 6 राज्यों में एक साथ दबिश दी। एमपी में भी आतंकी संगठन आईएसआईएस की एक्टिविटी को लेकर भोपाल और रतलाम में छापेमारी की। भोपाल से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। राजधानी के शाहजहानाबाद इलाके से जुबैर मंसूरी को एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया है, जबकि गांधीनगर इलाके के अब्बास नगर से हाफिज अनस को हिरासत में लिया गया। एनआईए की टीम ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए हैं। रायसेन जिले के सिलवानी में नूरपुरा मोहल्ले में भी टीम ने छापा मारा था और 3 से 4 लोगों को सिलवानी के थाने लाकर पूछताछ की गई। सुबह 7 बजे जांच टीम 3 गाड़ियों से वहां पर पहुंची थी। नूरपुरा में जुबैर मंसूरी के घर पर जांच की गई। की टीम ताजुल मसाजिद, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मसाजिद है, वहां पर मौजूद है। आप देख सकते हैं ये वही गेट है जो कि बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम ने यहीं से एंट्री की थी और जो जुबैर है उसको जो मदरसा यहाँ का है वहां से हिरासत में लिया गया। हालांकि उसकी निशानदेही पे कई लोगों को जो है पूछताछ के लिए उनसे जानकारी लगातार ली जा रही है। अब्बास नगर में भी एक व्हाइट हाउस करके मदरसा है, वहां से भी हाफिज अनस को हिरासत में लिया गया। करीब 3 से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो लोग जो कि इस मॉड्यूल से जुड़े होने के जिन पे आरोप लग रहे हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सबसे पहले न्यूज़ 18 पे एक्सक्लूसिव आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मदरसा बना हुआ है जिसमें रहने की व्यवस्था है, हॉस्टल यहाँ पे, वहाँ पर जुबैर को जो है एनआईए की टीम अपने साथ ले गई। करीब 3 से 4 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद एशिया की सबसे बड़ी जो मसाजिद, जो परिसर है ताजुल मसाजिद का, वहाँ के मदरसे से फिलहाल जो है हिरासत में लिया गया और लगातार पूछताछ की जा रही है। अभी तमाम तरीके के आरोप लगे हैं, लेकिन एनआईए की तरफ से अभी आधिकारिक पुष्टि गिरफ्तारी को लेके, खुलासों को लेके नहीं हो पाई है। लेकिन लगातार जो 6 राज्यों में छापेमार कार्रवाई की, जिसमें मध्य प्रदेश के 2 जिले शामिल है, भोपाल और रायसेन, वहां से भी बड़ी संख्या में लोगों को अपनी कस्टडी में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। तो एक बड़े नेटवर्क के चलते जो है मध्य प्रदेश की एजेंसियां भी जो है सतर्क हो गई और लगातार अपने स्तर पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कैमरामैन मोहसिन के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल।
तो मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आइए मनोज का ही रुख कर लेते हैं और अधिक जानकारी के लिए। मनोज, देश के 6 राज्यों में अलग अलग जगहों पर एनआईए की छापेमारी हुई, राजधानी भोपाल में और रायसेन में भी हुई है। 2 गिरफ्तारियों के बाद क्या और भी गिरफ्तारियां हो सकती है इस मसले को लेकर? जी बिल्कुल, क्योंकि सोशल मीडिया से ये पूरा जुड़ा हुआ मामला है और यही कारण है कि जब एफआईआर दर्ज की गई थी तो एनआईए को तमाम राज्यों से जुड़े हुए मॉड्यूल की जानकारी मिली। तो यही कारण है कि एक साथ छापेमार कार्रवाई एनआईए के द्वारा की गई। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो जुबेर नाम का, जो कि इस कड़ी का मेन व्यक्ति बताया जा रहा है, वहाँ तक पहुँची, क्योंकि ये पता चला था एनआईए की टीम को कि जुबेर जो है वो ताजुल मसाजिद, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मसाजिद कहलाती है, वहाँ के मदरसे में पढ़ाई कर रहा है। वहाँ से उसे अपनी कस्टडी में लेने का काम किया गया। उसके बाद उससे पूछताछ की गई तो उसकी निशानदेही पर अब्बास नगर का एक मदरसा है, वाइट हाउस जिसका नाम है, वहाँ पर एनआईए की टीम ने दबिश दी और वहाँ से भी एक अनस नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया। हालांकि बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम अनस के बड़े भाई जो कि स्विट्जरलैंड में है उसे जो है वो गिरफ्तार करने के लिए गई थी, लेकिन वो वहाँ नहीं मिला। स्विट्जरलैंड में जानकारी मिली तो उसके भाई से पूछताछ की जा रही है। जुबेर का सिलवानी, रायसेन जिले के सिलवानी में घर है, वहाँ पर लगातार उनके परिजन, उनसे जुड़े हुए लोगों से पूछताछ की गई। तो एक बड़े मॉड्यूल की जानकारी भी सामने निकल कर आ रही है और जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश की एजेंसियां सतर्क है और लगातार उनकी हरकत देखने को मिल रही है, ऐसे में एनआईए ने कहीं ना कहीं एजेंसियों को ये बात बता दी है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में जो एक मॉड्यूल है आतंकवादी संगठन का वो पनप रहा है। तो ये मध्य प्रदेश पुलिस के लिए अब चिंता की बात है कि यदि मध्य प्रदेश पुलिस की तमाम एजेंसियां सतर्क है 15 अगस्त और तमाम त्योहारों को लेके, तो ऐसे में यदि इस तरीके का नेटवर्क मध्य प्रदेश में काम कर रहा है तो ये जरूर सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश पुलिस के लिए रहेगी। हालांकि अब इस मॉड्यूल में कनेक्शन कहाँ तक जुड़े हैं, क्योंकि जो न्यूज़ 18 को जो जानकारी मिली उसके अनुसार ये 2 जिले नहीं है, बल्कि इसका जो मॉड्यूल है, इसके जो स्लीपर सेल हैं वो मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों में भी सक्रिय है। तो अब तमाम स्तर पे जो है वो जांच की जा रही है। एनआईए की टीम हो सकता है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों में भी छापेमार कार्रवाई करे और जुबेर से जुड़े जो लोग हैं, जो जुबेर के लिए या इस मॉड्यूल से जुड़े लोग हैं, जो इस मॉड्यूल के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं। ठीक बात कही आपने कि एनआईए की छापेमारी के बाद एमपी पुलिस के सामने चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। बहुत धन्यवाद मनोज आपके जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात खरगोन की। खरगोन पुलिस ने रामनवमी पर दंगे के फरार मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर दिया है। 10,000 रुपए के इनामी अपराधी शमी उल्लाह को खलटाका और बाल समुद्र के बीच से गिरफ्तार किया है। खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर पथराव के बाद आगजनी और हिंसा का मुख्य आरोपी शमी उल्लाह को हाल ही में जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने आरोपी 10 अप्रैल को खरगोन शहर में रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव और आगजनी और हिंसा की बात से फरार था। आरोपी है, बेसिकली मोहन टॉकी क्षेत्र का रहने वाला है और इसके अगेंस्ट में थाना कोतवाली में ऑलरेडी करीब 10 मामले पंजीबद्ध हैं। इन मामलों में किडनैपिंग और अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस भी हैं। तो ये जो हिंसा की घटना हुई थी उसमें केस रजिस्टर्ड थे, उसमें भी लगातार एब्सकॉन्ड कर रहा था और इस पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था। रिसेंटली अभी जिला दंडाधिकारी खरगोन के द्वारा इसको एनएसए वारंट जारी किया गया था। एक विशेष टीम की कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, उसमें इन्फॉर्मेशन के आधार पर आज अभी इसको हिरासत में लिया है और एनएसए के वारंट के तहत इसको जेल में भेजा जाएगा। इसके बाद इसके अगेंस्ट जो केस रजिस्टर्ड हैं उनमें अलग से रिमांड लेके इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे। संवाददाता आशुतोष पुरोहित जुड़ गए हैं हमारे साथ। आशुतोष, लगातार पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, एक बड़ी सफलता पुलिस के लिए। बिल्कुल सुमित, आप सही बोल रहे हैं। पुलिस के लिए बड़ी सफलता मिली है। जिस प्रकार से रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव, आगजनी और हिंसा की जो घटना हुई थी, कहीं ना कहीं जिस अपराध कोतवाली पुलिस में दर्ज हुआ था उसमें जो मास्टरमाइंड है शमी उल्लाह, इसकी अहम भूमिका थी और ये लगातार फरार चल रहा था। 10 अप्रैल से अभी तक फरार था और इस पे 10 अपराध जो है विभिन्न थानों में दर्ज है। तो इसको लेकर हाल ही में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के द्वारा इसका एनएसए भी किया गया था।
तो एसपी जो धर्मवीर सिंह है उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि लगातार इसको फरारी चल रहा था, इसको ढूंढा, उसके बाद एनएसए का जो वारंट जारी हुआ उसके तहत एक विशेष पुलिस की टीम बनाई गई थी और अभी इसको खलघाट और बालसुबुद के बीच में पकड़ा है। ये फरार हो रहा था, संभवतः ये महाराष्ट्र या इंदौर की तरफ भी फरार हो सकता था, तो इसको पुलिस ने घर दबोचा है और अभी इसको 2 घंटे पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और निश्चित ही पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 10,000 रुपए का इस पे इनाम घोषित था, 10 इस पे अपराध दर्ज है। तो एसपी का कहना है कि इसको आप जो है एनएसए के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इसकी रिमांड भी ली जाएगी। रिमांड लेके जो खरगोन में दंगे हुए थे उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। सुमित। ठीक है आशुतोष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुछ सियासी खबरों की। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह एक बार फिर सुर्खियों में। इस बार भी वो अपने बयान को लेकर चर्चाओं में आए हैं। दरअसल उन्होंने ट्वीट करके कांग्रेस और बीजेपी के लिए ऐसी बात कह दी है जिसे लेकर सियासी गलियारों में बवाल मच सकता है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि अब देश में लड़ाई बिकाऊ और टिकाऊ के बीच है। लोकतंत्र बचाना है तो टिकाऊ को चुनो, और ये बिकाऊ लोग जो जनमत को बेच रहे हैं वे सही कीमत मिलने पर देश को नहीं बेच देंगे क्या? ये सवाल पूछा। संघ भाजपा को लोकतंत्र में कभी भरोसा नहीं रहा। लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। उन्होंने कांग्रेस को टिकाऊ बताकर अटैक किया, जबकि बीजेपी को बिकाऊ बताकर अटैक किया है। जी बोल सकते हैं, वो तो जब हार जाते हैं और हारते, मैंने पहले ही कहा है, कोई भी जब इस प्रकार की बातें करते हैं और कांग्रेस लगातार चुनाव देश के अंदर हार रही है, प्रदेश के अंदर हार रही है, दिग्विजय सिंह अपने घर में चुनाव हार रहे हैं, तो ये बहानेबाजियों से चुनाव नहीं जीते जाते, कारण देने से चुनाव नहीं जीते जाते। चुनाव जीते जाते हैं जनमत से, जनता के आशीर्वाद से। वो जनता का आशीर्वाद और जनमत भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। तो सुना आपने, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि दिग्विजय सिंह कुछ भी कहें लेकिन जनता का साथ बीजेपी के साथ है। और अधिक जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। संवाददाता वासु चौड़े जुड़ गए हैं लाइव। वासु, दिग्विजय सिंह का आरएसएस और बीजेपी को घेरना कोई नई बात नहीं है, लेकिन बात अब टिकाऊ और बिकाऊ की आ गई है। पिछले कुछ दिनों हमने देखा था जो वाकया घटित हुआ, जो तस्वीर वायरल हुई दिग्विजय सिंह और पुलिसकर्मी के साथ, बीजेपी ने उसको लेकर खूब भुनाया और काफी आक्रामक हुई कांग्रेस पर, बीजेपी पर। क्या उस एक्शन का अब ये रिएक्शन? निश्चित ही सुमित, देखिए जिस तरीके से बीते समय में मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव हुए हैं, लगातार सियासी गर्मा गर्मी जो है वो बढ़ी हुई रही है और जो बीते दिनों तस्वीर निकलकर सामने आई, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार थे उन्हें बीजेपी ने हाईजैक किया और पैसे के दम पर, सत्ता के दम पे, प्रशासन के दम पे नगर पंचायत, जिला पंचायत या निकाय चुनाव की बात करें तो वहां पर बीजेपी ने जीतने का काम किया है। तो लगातार बीजेपी दिग्विजय सिंह के निशाने पर रही है और चाहे दिल्ली से लेकर राजधानी भोपाल तक की बात करें, टिकाऊ और बिकाऊ का जो मसला है उसको लेकर काफी ज्यादा बयानबाजी भी हुई है। एक बार फिर से दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला, संघ पर हमला बोला। बीजेपी संघ को ट्वीट के जरिए उन्होंने बिकाऊ बताते हुए कांग्रेस का साथ समर्थन देने की बात कही है। लेकिन कांग्रेस के लिए सोचने वाली बात सुमित ये भी है कि बड़ी संख्या में, चाहे मध्य प्रदेश में हो या फिर देश के अन्य राज्यों में हो, कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ जाकर मिलते हैं, खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर कांग्रेस किस तरीके से आने वाले समय में रोक लगाएगी। वहीं दिग्विजय सिंह का जो ट्वीट आया उस पर मध्य प्रदेश में भी सियासत तेज हो गई है। वीडी शर्मा का आरोप हमने सुना, साफ तौर पर वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब कांग्रेस चुनाव हार जाती है तो इस तरीके के बयानबाजी करती है, हार का ठीकरा दूसरों पर कांग्रेस फोड़ती हुई नजर आती है। लेकिन इस सब के बीच एक बात तो तय है कि आने वाले समय में भी मध्य प्रदेश की सियासत में इसी तरीके का जो हाई वोल्टेज ड्रामा है वो जारी रहने वाला है, क्योंकि जब राष्ट्रपति चुनाव की भी बात हुई तब भी बहुत ज्यादा क्रॉस वोटिंग हुई। तो इन तमाम अगर आप प्रकरणों को देखेंगे, इसको लेकर दिग्विजय सिंह का ये जो पूरा ट्वीट है वो सामने आया है और उन्होंने टिकाऊ और बिकाऊ की बात की है। लेकिन एक बार किसी दल से जब प्रतिनिधि चुन लिया जाता है उसके बाद वो इस्तीफा देता है, पार्टी बदल लेता है, उस पर कांग्रेस क्या करेगी ये जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव 2023 में बहुत ज्यादा समय बाकी नहीं रह गया है, शेष नहीं रह गया है। ऐसे में कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है कि अपने संगठन में कसावट करें ताकि जो पार्टी के बड़े नेता, विधायक पार्टी का दामन छोड़कर चले जाते हैं उन पर किसी तरह रोक लगाई जा सके। और कमलनाथ जो कि बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि संगठन के तौर पे कांग्रेस को मजबूत करने की बेहद जरूरत है, आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक कहा वासु आपने कि बयानबाजी तो अपनी जगह है लेकिन जमीनी स्तर पर कार्य करने की जरूरत
कांग्रेस और उसके संगठन को बेहद जरूरी। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में प्रदेश भर के अधिकारी कर्मचारियों ने सरकारी आदेश पर विरोध जताया। कर्मचारियों ने 5 दिनों के लिए प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया था, जिसके बाद सामूहिक अवकाश पर वो चले गए। कर्मचारियों के वेतन काटने के आदेश पर सरकार ने दिए थे आदेश। सरकार के इस आदेश के विरोध में अब कर्मचारी लामबंद होने लगे हैं और राजधानी में सरकारी आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध भी जता रहे हैं। और शासन ने जो आदेश जारी किया है, इस आदेश का हम विरोध करते हैं और उसकी प्रति हमने जलाई है। और सरकार से हम चाहते हैं कि दमनकारी नीति को छोड़कर एक संवाद की स्थिति जो है ऐसा वातावरण पैदा करे और जो समस्या, जो स्थिति अभी निर्मित हुई है, इसका समाधान करने का प्रयास। तो देखा आपने किस तरीके से जो अधिकारी कर्मचारी हैं सरकार के आदेश की प्रतियां जलाते हुए नजर आए हैं। लगातार हड़ताल पर चल रहे हैं सरकारी कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, और जिस तरीके से वेतन काटने का आदेश सरकार की तरफ से दिया गया है, उस आदेश पर और भी ज्यादा भड़क चुके हैं, आक्रोशित हो चुके हैं, नाराज हो चुके हैं अधिकारी कर्मचारी। और यही वजह है कि अब हड़ताल से इतर उन्होंने आदेश की प्रतियां जोड़ दी। अधिक जानकारी के लिए सीधे राजधानी रायपुर का रुख कर लेते हैं। युगल तिवारी जुड़ गए हैं लाइव। युगल, हड़ताली मौसम में समस्या अब ये आ रही है कि ना तो सरकार पीछे हटने को तैयार है, ना ही अधिकारी कर्मचारी। जी बिल्कुल सुमित सही कह रहे हैं कि जिस तरह से गतिरोध लगातार अधिकारी कर्मचारी के साथ साथ सरकार और विभाग के जो आला अधिकारी हैं उनके बीच बना हुआ है। कोई भी जो आला अधिकारी हैं आंदोलनकारी कर्मचारियों से बात करना नहीं चाहते और यही वजह है कि बार बार आंदोलन करना पड़ रहा है। और जिस तरह से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें आंदोलनरत कर्मचारी थे उनके 5 दिनों का वेतन काटा जाएगा, उसके बाद फिर से अधिकारी कर्मचारी जो वर्ग है वो लामबंद हो गए हैं। 1 तारीख को पूरे प्रदेश भर में, 1 अगस्त को पूरे प्रदेश भर में जो आदेश की प्रति है वो जिला मुख्यालयों में जलाया जाएगा। उसके बाद 20 अगस्त से अनिश्चितकालिक हड़ताल पर जाने के ऐलान अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने कर दिया है। तो इससे साफ जाहिर है कि जब आंदोलन में फिर से अधिकारी कर्मचारी जाएंगे तो इसमें फिर जो आम जनता है वो पीसती हुई नजर आएगी, क्योंकि इस दौरान सभी शासकीय जो काम है वो पूरी तरह से प्रभावित होता है। 84 से अधिक ऐसे विभाग हैं जिनके अधिकारी कर्मचारी हैं वो लगातार लामबंद है। तो ऐसे में परेशानी आम जनता को होगी और जिन विभाग के आला अधिकारी को ये जिम्मा दी गई है, जवाबदारी होती है कि वो आंदोलनकारियों से बातचीत करे। बिल्कुल ठीक बात आप कही आपने कि बातचीत होने की बेहद जरूरत। युगल, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं बात मानसून की। छत्तीसगढ़ में मानसून ब्रेक के हालात बन गए हैं, जिससे किसानों की परेशानियां बढ़ गई। प्रदेश में अच्छी बारिश के लिए किसानों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी कोई सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है प्रदेश में। पूरे प्रदेश में बारिश की बात करें तो 2% अधिक बारिश हुई, लेकिन राज्य के 8 जिले ऐसे हैं जहां पर सामान्य से कम बारिश हुई है। उसमें बलरामपुर है, जशपुर है, सूरजपुर है, सरगुजा। तो युगल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। युगल, मानसून के ब्रेक ने किसानों की चिंता बढ़ा दी निश्चित तौर पर। जी बिल्कुल सुमित, प्रदेश के किसान अब मानसून का अभी भी इंतजार कर रहे हैं। दरअसल 19 जिले ऐसे हैं प्रदेश में जहां सामान्य बारिश हुई है। एक जिला है बीजापुर जहां 146% अधिक बारिश दर्ज की गई है, लेकिन 8 ऐसे जिले हैं जहां पर औसत से कम बारिश हुई है। लेकिन 3 जिला है बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर जहां पर 60% से अधिक कम जो डेफिशिएंसी है, कम बारिश है वो दर्ज की गई है। हालांकि पूरे प्रदेश भर में 2% अधिक बारिश हुई है, लेकिन अभी भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर मानसून का इंतजार जो किसान है वो कर रहे हैं। खेती किसानी का काम है वो काफी पिछड़ा हुआ है और जिस हिसाब से मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि अभी आने वाले समय में 2-4 दिन और भी मानसून का इंतजार करना पड़ सकता है। एक तरह से पूरे छत्तीसगढ़ में मानसून ब्रेक की स्थिति बन गई है और कोई सिस्टम डेवलप नहीं हो रहा है। ठीक है युगल, बहुत धन्यवाद आपका। अब देखना होगा बदरा कब बरसेंगे जिन इलाकों में बारिश नहीं हुई। बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एमपी के विदिशा की बड़ी खबर। हलाली डैम में हादसा हुआ, 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई। पिकनिक मनाने हलाली डैम युवक पहुंचे हुए थे। नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है। नहाने के दौरान एक युवक के डूबने पर 2 युवक कूदे उसे बचाने के लिए। भोपाल निवासी बताया जा रहे हैं तीनों, शवों की तलाश जारी। दिल्ली के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पर
न्यूज 18 नेटवर्क और ट्रू कॉलर ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर एक प्रभावी म्यूरल आर्ट का अनावरण किया है। आइए देखते हैं कला उत्पीड़न जैसे विषय के खिलाफ किस तरह कारगर साबित हो रहा है। ये सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए कला के माध्यम का इस्तेमाल करते हुए न्यूज 18 नेटवर्क, ट्रू कॉलर और दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में कॉल इट आउट वॉल का अनावरण किया। इस म्यूरल आर्ट यानी भित्ति कला की ऐतिहासिक वॉल का उद्देश्य महिलाओं और युवा लड़कियों को उत्पीड़न के खिलाफ कार्रवाई करने और इसकी रिपोर्ट करने के लिए प्रेरित करता है। Our officers and the force is dedicated to provide security to the women. Today this mural art which has been unveiled, and we feel proud to be associated with such initiative by the Truecaller and the Network 18. इस कैंपेन के दौरान जाने माने पैनलिस्ट ने कैटलाइजिंग सोशल एक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट यानी उत्पीड़न के खिलाफ सामाजिक कार्रवाई को कैसे प्रेरित करे जैसे विषय पर चर्चा की। I would like to invite you to Delhi University. We'll give you the space, we'll give you all the infrastructure and every help. We want girls of our Delhi University to be aware so that, because there's a lot of reporting which comes to me and we have to give them confidence. So it would go a very long way if we organize such a program in Delhi University. आइए उत्पीड़न के खिलाफ एकजुट हों और खुद उस बदलाव का हिस्सा बने जो वाकई हम अपने आसपास देखना चाहते हैं। कॉल इट आउट बिकॉज इट्स नॉट ओके। तो इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।